अब हम लोग को देखना है कंबशन रिएक्शन। सुन रहा है सब? देखो, वैसा रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा। इनफैक्ट रिएक्शन ही होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो एनर्जी रिलीज करता है। ज्यादातर मैक्सिमम एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है, लेकिन कभी कभी वो एनर्जी साउंड एनर्जी के फॉर्म में भी होता है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो वो रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कंबशन रिएक्शन। तो हम लोग खाना खाते हैं लोग, तो फूड का रेस्पिरेशन होना भी कंबशन ही है। क्योंकि जो कुछ भी अगर हम मान लो फूड खाए लोग, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड क्या हो गया? स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन होगा तो वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करना। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होता है? एटीपी के। हाँ, ये अलग बात है कि वो हीट एनर्जी नहीं है, लाइट एनर्जी नहीं है, साउंड एनर्जी नहीं है, लेकिन एनर्जी है ना। और कोई भी सब्सटेंस मतलब सबस्ट्रेट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है और एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, चाहे कौन फॉर्म में हो, तो कंबशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से जो हम लोग के सेल में फूड का रेस्पिरेशन होता है वो भी क्या है कि कंबशन ही है। इतना बात लिख लिया जाए। कोई भी पेपर का जलना, लकड़ी का जलना, कोई भी चीज का बर्निंग होना, कोल का जलना, सबका सब क्या है कि कंबशन है। क्योंकि सब जगह कौन पटाखा है, क्रैकर्स, जब दीपावली के टाइम में चाहे फर्स्ट ईयर के दिन पटाखा जलता है तो वो भी कौन सा रिएक्शन है? कंबशन। तो जैसे कि मान लो कि लकड़ी जल रहा है, तो जब लकड़ी जलेगा तो वहां पे कौन एनर्जी रिलीज होता है? हीट एनर्जी। थोड़ा सा लाइट एनर्जी भी रिलीज होता है ना, तो हीट एनर्जी निकला और लाइट एनर्जी निकला। अगर पटाखा जलता है, पटाखा गन पाउडर, तो बारूद, तो वो जो बर्न करेगा तो हीट एनर्जी तो रिलीज होगा ही होगा, लाइट एनर्जी तो रिलीज होगा ही होगा, और साथ में साउंड एनर्जी भी रिलीज होता है, ज्यादा मात्रा में साउंड प्रोड्यूस होता है ना। लेकिन खैर एनर्जी रिलीज हो रहा है कब? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तब। और अगर कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। वैसे ग्लूकोज में कार्बन है, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, तो ग्लूकोज में कार्बन है कि नहीं है? तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन करेगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इवन लकड़ी को भी जलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पर भी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल है। लकड़ी भी क्या है? कार्बन, कोयला, वो भी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल है। तो कार्बन कंटेनिंग कोई भी सब्सटेंस बर्न करेगा तो अल्कोहल कुछ हो, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? तो पहले इतना बात लिख लिया जाए। Combustion, when a substance reacts with oxygen to release energy, मतलब हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। और कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंबशन रिएक्शन। जैसे देखो, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, H2O भी, और हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोल कार्बन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा और ये हीट एनर्जी भी निकलेगा। मैग्नीशियम जब बर्न करता है व्हाइट डिजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, बताए थे हम। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा और साथ में हीट लाइट भी प्रोड्यूस होता है। हालांकि इसमें मतलब हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी निकलता है, इसमें हीट ज्यादा निकलता है इसलिए हम लिखे हुए हैं। इसमें हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी निकलता है, लेकिन इसमें लाइट कम मात्रा में निकलता है। कोयला जब जलता है तो लाइट कम निकलता है, हीट ज्यादा निकलता है। मैग्नीशियम हो गया, रेस्पिरेशन भी बताएंगे। रेस्पिरेशन भी एक एग्जाम्पल है कंबशन का ही, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी का रिलीज हो रहा है। कोई भी सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो यहाँ पर भी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। अब अगर हम बात करें कंबशन कितने टाइप्स का होता है तो वैसे टाइप्स तो अलग अलग बेसिस पे मतलब डिपेंड करते हैं किस बेसिस पे हम कंबशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस के हिसाब से बोले
कि ऑक्सीजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर कम अमाउंट में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से कंबशन दो टाइप का, एक कंप्लीट कंबशन और दूसरा इनकम्प्लीट कंबशन। अगर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे अगर कार्बन वाला सब्सटेंस जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है। और अगर ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई है, अमाउंट अगर कम है, स्कार्सिटी है, कम अमाउंट में अगर कार्बन बर्न कर रहा है तो वहां पे कंबशन को बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। इसलिए बोला जाता है कि रात में अगर आदमी सोता है तो मतलब कुछ जला वला के, जैसे कोयला वैला तगाड़ में जला के, चाहे कोई भी मेटल बर्तन में जला के, और घर के कोना में, चाहे बेड के नीचे, चाहे कहीं भी आदमी रख लेता है ताकि घर में रूम का टेम्परेचर ज्यादा रहे। लेकिन होता क्या है, ठंडा के दिन में जनरली डोर और सब पैक रहता है, शुरू में तो पूरा रूम में हवा भरा हुआ है, तो रूम में शुरू में हवा भरा हुआ है तो सफिशिएंट अमाउंट है, तो शुरू में क्या होगा कि वो अमाउंट, तो उसी हवा को हम लोग सांस भी लेंगे लोग, उसी ऑक्सीजन का यूज करके जो हम आगे रखे हुए हैं उसका कंबशन भी हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट घटेगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन का अमाउंट हो जाएगा कम, और जब ऑक्सीजन के अमाउंट हो जाएगा कम तो अब वो रखा हुआ आगे कंप्लीट कंबशन के बजाय इनकम्प्लीट कंबशन करने लगेगा, और इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हम लोगों के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत गड़बड़ है। मतलब वो क्या करता है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल तक, तो वो हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खत्म कर देता है। अब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो लेके नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी में सेल सफोकेट करने लगेगा, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा और आदमी क्या होगा कि मर जाएगा। एकदम इतना नहीं है कि इंस्टेंट, लेकिन फिर भी क्या है कि आदमी मर जाए, मर सकता अगर लगातार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर, तो एक दिन में आदमी क्या होगा कि बाजार साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, सुतले रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? तो इसलिए वो चीज बहुत ही खराब एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी को हम लोग को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो हम कंबशन की बात करें तो हम क्या देखें, कंबशन कितने टाइप्स का और किसके बेसिस पे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से देखें। नहीं, कंबशन 2 टाइप्स का, कौन कौन देख लीजिए। कंबशन ऑक्सीजन के अमाउंट के हिसाब से 2 टाइप्स का, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर एक्सेस अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में, तो वो कंबशन को बोलेंगे हम लोग कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन में अगर कार्बन कंटेनिंग पार्टिकल बर्न करेगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन। और बिना कार्बन वाला में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो जैसे कि पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, कोई अल्कोहल हो गया, फ्यूल हो गया, जनरली तो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जांपल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 2 ऑक्सीजन है ना, इनकम्प्लीट कब, कंबशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की स्कार्सिटी है तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बर्न करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। और नॉलेज के लिए बोल चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेथल, मतलब हम लोग की जानलेवा है, वहां से प्राण निकल सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के लिए टॉक्सिक है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो अब कंबशन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये 3 कंडीशन मीट करेगा तब कंबशन होगा। ये कंडीशन नहीं रहेगा तो कंबशन नहीं रहेगा। सबसे पहली बात कि कोई एक कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, माने वैसा सब्सटेंस जो कंबशन में, जिसमें कंबशन होता है उसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कागज को जला रहे हैं तो कागज क्या हो गया, वो सब्सटेंस जो जल रहा है, जो कंबशन कर रहा है, तो कागज क्या हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस। पेट्रोल जला रहे हैं तो पेट्रोल क्या हो गया, कैंडल जला रहे हैं तो कैंडल क्या हो गया, लकड़ी जला रहे हैं, बेंच सब जल सकता है कि नहीं जल सकता है, कपड़ा जला रहे हैं तो कपड़ा क्या हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस। देह पे मटेरियल पड़ा के आदमी अपने देह में आग लगा लिया,
तो ये बॉडी कौन सा सब्सटेंस हो गया, कंबस्ट होता है। बहुत ही वाहियात हरकत है ऐसा करना, है कि नहीं है। अगर हम बोल रहे कि डाइजेशन ऑफ फूड का रेस्पिरेशन होना कंबशन है, तो उसमें रेस्पायर होने के लिए किया जाता है, कंबशन करने के लिए किया जाता है ऑक्सीजन ना ग्लूकोज। ग्लूकोज ही वो सबस्ट्रेट है जिसका कंबशन होता है। तो ग्लूकोज क्या हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो सबसे पहले का वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, क्योंकि बिना कंबस्टिबल सब्सटेंस का कंबशन हो ही नहीं सकता है। सब्सटेंस नहीं रहेगा तो फिर कंबशन किससे किया जाएगा, जब कोनो जलाने वाला चीज नहीं रहेगा तुम जलाएगा क्या। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना एसेंशियल है, बहुत बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का कंबशन पॉसिबल नहीं है। कम अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होना चाहिए, चाहे सफिशिएंट हो, एक्सेस हो, चाहे इनसफिशिएंट हो। बिना ऑक्सीजन का कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन जलता नहीं है, सपोर्ट करता है कंबशन में, समझ में रहे ना। तो ऑक्सीजन होना जरूरी है। और तीसरा बात कि कोई भी सब्सटेंस का उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना, मतलब इग्निशन के माने वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस कंबशन करना शुरू करता है, उसको बोलते हैं इग्निशन। तो कितना तुम उसको गर्मा दो, जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर, कितना भी उसको हीट दो, जब तक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ के इग्निशन टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगा, कंबशन होना शुरू नहीं होगा। समझ रहे सब। इसमें लेकिन माचिस का तीली जला के इसमें हम 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए रखें, हटा दिए, ये जलेगा नहीं जलेगा। इसमें माचिस के तीली से आग तो लगा रहे हैं ना, लेकिन नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इसका हम इस माचिस के तीली से हीट दिए, तो हीट तो इसमें जा रहा है, इसको गर्म करेगा, लेकिन उतना देर में इसके कंबस्टिबल सब्सटेंस तक गर्म नहीं कर पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, माचिस के तीली से मोर्टिन को, कछुआ मच्छर भगाने वाला मोर्टिन को जलाते हैं लोग ना। ये भी एगो टैलेंट है कि एक काठी माचिस में और आदमी मोर्टिन को क्या करे कि आग लगा दे, जला दे। जनरली होता है कि आग नहीं लगता है, अब माचिस का तीली समाप्त हो जाता है, तो आदमी दूसरी की काठी जलाता है। समझ में नहीं रहा। तो ध्यान से बात समझो, हम ऐसे मोर्टिन करके उसमें आग लगा रहे हैं, तो आग ऐसे भी नहीं है कि लगाते लगाते आग लग गया, ऐसा है क्या, बहुत देर के लिए, मतलब 60 सेकंड 30 सेकंड 35 सेकंड के लिए रखना पड़ता है। तो तब तक वो क्या हो रहा है, लगातार उसमें हीट जा रहा है, और हीट जा रहा है उसके टिप को क्या कर रहा है कि गर्म कर रहा है। गर्म कर रहा है मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, और ज्यादा टाइम लिया, इसके अंदर और ज्यादा हीट एनर्जी गया, इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ा। तो जब इसका टेम्परेचर 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड, जितना टाइम में जब इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद इसमें क्या होगा कि आग लग जाएगा। हटा भी देगा तो इसमें से फ्लेम दिखाई देगा, उसके बाद क्या होगा कि इसमें आग लग जाएगा। कोई भी सब्सटेंस कंबशन करना तब शुरू करेगा जब वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, उसका टेम्परेचर पहुंच के उसके इग्निशन टेम्परेचर पे जाएगा, तब वो कंबशन करना शुरू करेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर। जंगल में आग कैसे लगता है, जंगल में गर्मी का दिन है, पत्ता नीचे गिर गया है, सूख गया है, उसमें हीट पड़ रहा है, सूखते जैसे जैसे हीट पड़ रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब पता है ना, सूखा पत्ता है, अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जैसे ही उस पत्ता का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इग्निशन तक पहुंचा, ऑटोमेटिक पत्ता में क्या होगा कि आग पकड़ लेगा। अब जब पत्ता में आग पकड़ लेगा तो आसपास जला जाता है, पूरा पेड़ में आग लगेगा, अब पूरे जंगल में देखते आग लग जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझ में आया, इतना बात लिख लीजिए एकदम। देखो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, सबसे फर्स्ट नंबर पे एगो कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, विदाउट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबशन विल नॉट स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं रहेगा तो किसका कंबशन होगा, इसलिए कंबस्टिबल सब्सटेंस के बिना कंबशन शुरू ही नहीं होगा। The substance that undergo for combustion called combustible substance, इसी को फ्यूल भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना, मतलब हालांकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहता है। खैर
तो जो सब्सटेंस कंबसन के लिए जाता है, जिसका कंबसन होता है, वो हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि पेपर, वुड, कपड़ा, ये सब क्या हो गया? कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर हम ईंटा की बात करेंगे, दीवार की बात करेंगे, सीमेंट की बात करेंगे, कंक्रीट की बात करेंगे, शीशा की बात करेंगे, तो वो सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या? वो सब जलता नहीं है, तो वो सब हो गया नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, क्योंकि उसमें कंबसन नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज आल्सो वेरी, मतलब अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस के बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो वो क्या है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ज्यादा हो चाहे कम हो, क्योंकि वैसे ही ये भी है, ऑक्सीजन के बिना कंबसन शुरू नहीं होगा। शुरू क्या हो? जहां ऑक्सीजन खत्म, कंबसन वहीं खत्म। जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कंबसन वहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कंबसन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन खुद कंबसन, ऑक्सीजन डज नॉट अंडरगो फॉर कंबसन, ऑक्सीजन का कंबसन नहीं होता है, बट इट सपोर्ट्स इन कंबसन। बस ये कंबसन में क्या करता है कि हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। कंबसन विल नॉट इनिशिएट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कंबसन इनिशिएट, शुरुआत नहीं होगा। अटेंडमेंट ऑफ सब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्निशन टेम्परेचर से पहले भी कंबसन नहीं होता है। किसी भी सब्सटेंस कंबसन करना शुरू तब करेगा जब गर्म होके वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए तब। बहुत सब्सटेंस है जो पहले ही से इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचे रहता है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन से हाईली रिएक्टिव है, इसलिए उसको स्टोर करते हैं हम लोग किरोसिन में। किरोसिन में रखा हुआ है, किरोसिन से बाहर निकाले, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एयर में आया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तुरंत। ऑक्सीजन से क्या कर लेगा कि वो रिएक्शन, मतलब कंबसन शुरू हो जाएगा, तुरंत भड़क जाएगा, तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा ऑटोमेटिक। इसलिए उसको ना पानी में तो हवा से रिएक्शन कर लेगा, हवा में भी कर ले रहा है, इसलिए उसको कहां पे रखते हैं हम लोग? किरोसिन में। देखो, ऑक्सीजन तो हो गया ऑटोमेटिक, सोडियम पोटेशियम तो हो गया मेटल, जो क्या करता है कि तुरंत कंबसन हो जाता है, उसमें इग्निशन टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं होता है। नॉन मेटल की बात करें तो वो है व्हाइट फास्फोरस, नाम सुना है सब? व्हाइट फास्फोरस में भी होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है रेड फास्फोरस। अगर नॉन मेटल में अगर समय मिला तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, कब कहाँ पे किसका यूज होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं। तो रेड फास्फोरस ना व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर करीब करीब 25-30 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो 25 डिग्री तो रूमेट टेम्परेचर होता है नॉर्मली, तनका सा गर्मी है तो आराम से क्या होगा कि वो, तो इसलिए व्हाइट फास्फोरस भी ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसमें आग लग जाएगा। हल्का सा फ्रिक्शन भर उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, चाहे अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा कि आग लग जाएगा। तो व्हाइट फास्फोरस जो ऑटोमेटिक कंबसन के लिए जा रहा है, नॉर्मली समझो कि वैसे अगर कोई भी चीज सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कंबसन हुआ, हाँ, एनर्जी ज्यादा मात्रा में रिलीज हो, हीट एनर्जी चाहे लाइट एनर्जी, दोनों, उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूल। क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूल। तो बस ये भी कंबस्टिबल सब्सटेंस ही है, बस ये समझो कि इसमें हीट एनर्जी ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फ्यूल। ये समझ में आ रहा है? जिसे अगर हम बोले कि पेट्रोल, डीजल, तो स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से फ्यूल हो गया 3 टाइप्स का, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। अगर लकड़ी की बात करें, जो गाय का सब लड़की सब छपता है, सब चिपरी, काऊ डंग केक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोले, मैंने गाय के गोबर से चिपरी बनता है, नाम नहीं सुना है सब, चिपरी चाहे गोहरा, तो वो सब क्या हो गया? सॉलिड फ्यूल। लकड़ी उकड़ी सब क्या हो गया? सॉलिड फ्यूल। इसका नहीं, लकड़ी का यूज हम लोग को पता ही है, डोमेस्टिक चूल्हा में लगा के खाना बनाने के लिए किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ये सब हो गया किरोसिन, लिक्विड फ्यूल। एलपीजी, सीएनजी, ये सब हो गया गैसियस फ्यूल। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी माने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी तो गाड़ी चलाने में यूज किया जाता है ना, सब दोनों का दोनों इको फ्रेंडली है, मतलब उसमें से पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। फ्यूल अ सब्सटेंस दैट बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। कोई सब्सटेंस बर्न करके बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और लाइट निकाल रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूल। फिजिकल स्टेट के माने सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कौन सा फ्यूल कौन से फिजिकल स्टेट में है, इस हिसाब से फ्यूल 3 टाइप्स का, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल। लकड़ी, कोयला, चारकोल, ये सब हो गया सॉलिड फ्यूल।
डीजल, किरोसिन, पेट्रोल, ये सब हो गया लिक्विड फ्यूल। एलपीजी, सीएनजी हो गया गैसियस फ्यूल। एलपीजी माने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका यूज डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घर में खाना वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो हमारे डोमेस्टिक पर्पस जैसे कि घर में खाना बनाने के लिए पहले एलपीजी का यूज पहले आता था मेंटल, तो मेंटल लगा के माचिस बार के उसमें लाइट निकलता था। शादी ब्याह होता था तो आसपास में भी आदमी मांग के लेके जाता था। पहले पहले मतलब गैस के बॉल पे ही, मतलब वो जो मेंटल जलता था उसी पर ही क्या लगता था कि बारात द्वार पे बारात लग जाता था। अब बरातिया लोग को खाना खिला दिया जाता था। अब सीएनजी मैंने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गाड़ी उड़ी में यूज किया था। अभी औरैया में, मोतिहारी में ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, पटना में भी नहीं देखते हैं, लेकिन दिल्ली उली में सुनते हैं कि सीएनजी पे गाड़ी चलता है। जैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप है वैसे वहां पे सीएनजी पंप है। गैस स्टेशन पे जाओ, गैस फिल करवाओ और फिर गाड़ी चलाने लगो, ठीक है। तो ये दोनों इको फ्रेंडली गैस हो गया, मतलब ये इसके कंबशन के बाद मतलब ग्रीन हाउस गैस। नाम सुना सब? फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, मतलब जैसे कि हम लोग कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं लोग, तो कैंडल में से वो एक लौ निकलता है। गैस बर्नर भी, तो गैस बर्नर में लौ निकलता है जिसपे हम लोग यूटेंसिल्स को रख के खाना वाना पकाते हैं लोग। नहीं, आग में आग जलाते हैं लोग, तो कोयला में तो कम निकलता है, लेकिन ऐसे लकड़ी वगैरह जलता है तो उसमें ज्यादा निकलता है। हम लोग ऐसे आग तापते हैं लोग ना, जब फ्लेम निकलना इनफैक्ट बंद भी हो जाता है तभी कुछ देर के लिए हीट एनर्जी निकलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ तापते हैं लोग। होता है कि नहीं होता है? तो वो जो लौ निकल रहा है, जो ब्लू कलर का या फिर रेड येलो कलर का, उसी को हम लोग बोलते हैं लोग फ्लेम। तो कंबशन में तो हम लोग पढ़े लोग कि कंबशन एक जनरल बात हो गया, जहाँ पे कोई भी फ्यूल बर्न कर रहा है, एनर्जी निकल रहा है, चाहे सॉलिड फ्यूल हो, चाहे लिक्विड फ्यूल हो, चाहे गैसियस फ्यूल हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो वो रीजन जहाँ पे सिर्फ गैसियस फ्यूल का कंबशन होता है वहां पे बनता है हमारा फ्लेम। मतलब फ्लेम वही बनेगा जहां पे गैसियस का कंबशन होगा, जहां पे गैस का कंबशन होगा वहां पे फ्लेम बनेगा। बेसिकली ये एक इंटरफेस है दो गैस का, जैसे कि ये वो रीजन हो गया, यहाँ अंदर में वो गैस हो गया जहाँ पे उसका कंबशन हो रहा है, अब बाहर में वो गैस हो गया जहाँ जिसका कंबशन नहीं हो रहा है। तो ये एक इंटरफेस हो गया, मैंने जहाँ पे ये फेनोमेना हो गया जहाँ पे दो गैस किसी मतलब दो गैस समझ रहा ना, सेपरेट हो रहा है। जैसे कि ये फ्लेम हो गया तो इसके अंदर में वो गैस जिसका कंबशन हो रहा है और बाहर में वो गैस जिसका कंबशन नहीं हो रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे लोग कि फ्लेम का डिफरेंट जोन होता है, अंदर में कितना पार्ट है उस एरिया को बांट देते हैं। तो फ्लेम का डिफरेंट जोन होता है, आउटर मोस्ट जोन, मिडिल मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन। तो वो सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जो कैंडल हम लोग जलाते हैं, चल जो लकड़ी जलता है, कोई भी चीज जलता है तो फ्लेम निकलता है। जैसे लकड़ी जल रहा है फ्लेम निकल रहा है, ऐसे में समझ यहाँ पे सॉलिड जल रहा है, सॉलिड तो जल ही रहा है लेकिन फ्लेम तभी बन रहा है जब उसका वेपर भी जल रहा है। तो वो फ्यूल जो वेपोराइज होता है, ध्यान से बात समझो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो फ्यूल जो वेपोराइज हो सकता है वही फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। जो वेपोराइज नहीं हो सकता है वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे अगर कैंडल भी अगर हम लोग जलाते हैं लोग, तो कैंडल में प्रेजेंट है दो चीज, एक विक बत्ती और दूसरा वैक्स मोम। मोमबत्ती में दो चीज रहेगा, मोम और बत्ती। तो ध्यान से बात समझना, तो जो मोम है, मोम क्या होता है, वैक्स क्या है, मतलब हाइड्रोकार्बन है, वैक्स हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम लोग रिफाइन करते हैं, तो पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, जिसमें से डीजल भी रहता है, मोबिल भी रहेगा, किरोसिन भी रहेगा, नेचुरल गैस रहेगा, उसी में वैक्स भी रहता है। तो वैक्स भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बेसिकली वैक्स एक कंपाउंड है यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। तो वैसे मोमबत्ती में वैक्स कौन से फिजिकल स्टेट में रहता है, सॉलिड। कौन से फिजिकल स्टेट में रहेगा, सॉलिड। तो जब हम लोग जलाते हैं लोग तो वैक्स क्या करेगा कि पिघलेगा, तो मेल्ट करके वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इतना बात समझ में आ रहा है? ये तो ठीक है, पता है कि सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड से कन्वर्ट हो गया, तो फिजिकल स्टेट का बदलाव हो रहा है, रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन क्या अगर जितना अमाउंट में वैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कि मेरे पास इतना
जितना भी वैक्स अवेलेबल है, तो क्या जितना अमाउंट में वैक्स पिघल रहा है, क्या एक्चुअली उतना अमाउंट में लिक्विड बन रहा है? बाद में मोमबत्ती में भी देखता था, मोमबत्ती जब जला देता है सब, तो पूरा कितना भी बड़का मोमबत्ती रहेगा, जब जलने के बाद जाता है हल्का सा नीचे थोड़ा सा वैक्स का लिक्विड, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर हल्का सा वैक्स बचा हुआ रहता है। यही हुआ रहता है ना, क्या उतना बनता है क्या? तो बाकी कहाँ गया, ये तो समझना चाहिए। ध्यान से समझो, जब हम लोग माचिस जलाने लो तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सॉलिड वैक्स कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और फिर से और ज्यादा हीट होने पे वो लिक्विड वैक्स कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो अब हमारे पास आ गया वैक्स वेपर। क्या गया? वैक्स वेपर। तो अब जब वैक्स वेपर का कंबशन होगा तब जाके क्या होता है कि फ्लेम प्रोड्यूस होता तो है। तो हम लोग कहते हैं ये कैंडल का ये क्या है कि फ्लेम है, माने मोमबत्ती का वो ज्वाला है, मतलब लौ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैंडल में वो हम लोग इसके बारे में फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होता है कैंडल में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे लोग अभी जस्ट। लेकिन अभी इतना बात समझ में आया कि नहीं है? तो वहां कैंडल में भी ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सॉलिड वैक्स जला तब जाके फ्लेम बना, नहीं, सॉलिड के कंबशन से तो फ्लेम बनबे नहीं करेगा। कंबशन तभी बनेगा जब किसी ना किसी गैसियस पार्ट का ही क्या होगा कि कंबशन होगा। तो मोमबत्ती में भी वैक्स वेपर का जब कंबशन हो रहा है तब जाके फ्लेम बन रहा है। हाँ, ये बात समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। समझ में आ कि नहीं आ रहा है? ये प्रोसेस बहुत ही रैपिडली हो जाता है, तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है, ऑब्जर्वेबल नहीं है। लेकिन होता एक्चुअली यही है कि सॉलिड वैक्स कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, और जब वेपर का कंबशन होगा तब जाके फ्लेम का क्या होगा कि प्रोडक्शन होगा। एक बात समझो, फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ये वो जगह है जहां पे गैस का कंबशन होता है, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड का कंबशन होगा तो फ्लेम प्रोड्यूस, कंबशन तो होगा लेकिन वो कंबशन में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। इवन जब उसी का इवन वेपर का कंबशन होगा तब जाके फ्लेम प्रोड्यूस होगा। विदाउट गैसियस कंबशन, वही बात है कि गैसियस कंबशन के बिना फ्लेम कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। नॉर्मल कंबशन तो होगा लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब फ्लेम प्रोड्यूस होता है तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है। इट इज अ फेनोमेना व्हेन टू गैसेस कम इन क्लोज कांटेक्ट। मतलब ये वो फेनोमेना है जिसमें दो गैस कांटेक्ट में आता है, और ये दो गैस में से एक वो गैस है जिसका कंबशन हो रहा होता है और दूसरा वो गैस है जिसका कंबशन हो रहा नहीं होता है। इस मान लो कि हम बात करें कि हम यहाँ पे मान लो कि मेरे कैंडल का एक फ्लेम बना रहे हैं, मान लो कि फ्लेम है, ध्यान से बात समझो। तो ये तो फ्लेम है ना, ये क्या है? ये फ्लेम है। तो ये इसके ये वैक्स का वेपर इसमें क्या कर रहा है कि कंबशन कर रहा है, तो इसमें कौन सा गैस प्रेजेंट है? वैक्स वेपर। ये समझ में आ रहा है? तो इसमें प्रेजेंट है वैक्स वेपर। अब बाहर में क्या प्रेजेंट है? एयर, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है सपोर्ट करने के लिए। तो ध्यान से बात समझो। तो अगर हम ये रीजन की बात करें, यही रीजन में ना फ्लेम बन रहा है, तो ये रीजन में दो गैस हुआ। यहाँ पे बीच में कोई बाउंड्री है क्या जो दोनों गैस को सेपरेट करे? कोई बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे ये गैस और ये गैस क्लोज कांटेक्ट में है कि नहीं है? तो ये दोनों गैस में एक इसके अंदर वाला गैस का कंबशन हो रहा है तब ना फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला गैस का कंबशन नहीं हो रहा है। तो ये जब फ्लेम प्रोड्यूस होता है तो दूगो गैस कांटेक्ट में आता है, जिसमें एक गैस का कंबशन हो रहा होता है और दूसरा गैस का कंबशन नहीं हो रहा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि इट इज अ फेनोमेना व्हेन टू गैसेस कम इन क्लोज कांटेक्ट in which one gas undergoes for combustion, एक गैस कंबशन के लिए जाता है and another does not, और दूसरा गैस का कंबशन नहीं होता है। और फ्लेम दो टाइप्स का, जैसे ल्यूमिनस फ्लेम और ये नॉन ल्यूमिनस, चाहे इन ल्यूमिनस। बात ध्यान समझो, वैसा फ्लेम हीट एनर्जी तो में प्रोड्यूस होगा, लेकिन जिसमें लार्ज अमाउंट में लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और जिसमें कम अमाउंट में लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ज्यादा शाइनी ज्यादा ब्राइटफुल नहीं होगा, कम अमाउंट में लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ल्यूमिनस या इनल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, चलिए बात समझो। देखो फ्लेम दो टाइप्स का, ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। वैसा फ्लेम जिसमें अलोंग विथ हीट एनर्जी के साथ
लार्ज अमाउंट में लाइट एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलेंगे हम लोग ल्यूमिनस फ्लेम। जैसे कि कैंडल का जलना, कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जल रहा है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम वैसा फ्लेम जिसमें हीट एनर्जी के साथ कम अमाउंट में लाइट एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन। जैसे कि मान लो कि अगरबत्ती जलता है तो खाली दिखता है, गैस निकलता है, उसमें लाइट एनर्जी दिखता नहीं। कोल, जब कोयला जलता है तो सिर्फ ग्लो करता है, कोल में फ्लेम नहीं होता है। स्टार्टिंग में फ्लेम निकलता है लेकिन जब सब ग्लो करने लगता है तो सिर्फ ग्लो करता है, वो जलता है, उसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ ग्लो करता है। हीट एनर्जी तो कोल में खूब रहता है लेकिन लाइट एनर्जी नहीं रहता है। लेकिन किरोसिन से अगर हम लोग लालटेन जलाते हैं लोग, पहले हमको याद है कि हम बचपन में एक लालटेन बीच में पलंग पर रख के हम लोग चारों भाई बहन चारों ओर बैठ के पढ़ रहे थे लोग। तो ल्यूमिनस है, उसमें से लाइट निकल रहा है तब ना आदमी बैठ के पढ़ रहा है, समझ में नहीं रहा है। तो वो कौन सा फ्लेम हो गया, ल्यूमिनस। अगरबत्ती जल रहा है, कोयला जल रहा है, तो कोल में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ कोल क्या करता है कि ग्लो करता है। लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा लेकिन लाइट एनर्जी बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो वो कौन सा फ्लेम हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आखिर हम लोग कैंडल से ही समझते हैं। देखो वैसे में नहीं पढ़ते लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। कैंडल का जलना दोनों है, फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज भी है। क्यों, जो वैक्स मेल्ट करता है, मोमबत्ती में दो काम होता है, एगो बत्ती जलता है, एगो मोम भी मेल्ट करता है। तो बत्ती जब जलेगा तो बत्ती तो जल के राख बन जाएगा, यही होता है ना। तो क्या फिर राख से बत्ती बन सकता है क्या, तो ये तो केमिकल चेंज हो गया। लेकिन मोमबत्ती के वेपर वाला पार्ट का जलना तो हालांकि फिर भी हो जाएगा इरिवर्सिबल वाला में, लेकिन जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, वैक्स का पिघलना, तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, नीचे के फिर लिक्विड से सॉलिडिफाई हो गया। तो मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों है, जिसमें से बर्निंग ऑफ विक, बत्ती का जलना केमिकल चेंज है और मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है, ये बात याद रहेगा। अब देखते हैं कि आखिर कैसे कैंडल में कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस होता है, पहले समझ लो। यहाँ पे ये हो गया हमारा कैंडल का वैक्स, पूरा हमारा क्या हो गया कैंडल, ये समझ में आ रहा है। अब ये पूरा कैंडल में ये कैंडल का वैक्स हो गया, मोम हो गया, और ये हमारा विक बत्ती हो गया। जब हम लोग यहाँ पे आग लगाएं तो वो हीट, ये जो अपर पार्ट ऑफ वैक्स है, क्या है, वैक्स। तो जो वैक्स अभी कौन सा स्टेट में है, सॉलिड। तो ये हीट को ऑब्जर्व करके, किसको ऑब्जर्व करके, हीट को ऑब्जर्व करके ये वैक्स लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होने के बाद और ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा तो ये बन जाएगा वैक्स वेपर, होगा कि नहीं होगा। अब ये वैक्स वेपर कौन सा स्टेट में हो गया, गैसियस स्टेट में हो गया। अब फर्दर ये वैक्स वेपर का कंबसन होगा, मतलब ये वैक्स वेपर फर्दर अब हीट के प्रेजेंस में ना कंबसन करेगा, तो ये वैक्स वेपर का जब क्या होगा कि हीट के प्रेजेंस में कंबसन होगा, तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा कि फ्लेम का प्रोडक्शन होगा। माने तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लेम। इतना बात समझ में आ रहा है, तो ध्यान से रखो, ये इतना आसान फिर भी नहीं है। पहले तो इस सॉलिड वैक्स से ये वैक्स लिक्विड बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैक्स लिक्विड यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ध्यान से बात समझो। लालटेन में हम लोग देखते हैं लोग कि लालटेन में नीचे में रहता है किरोसिन तेल और उसमें रखते हैं लोग क्या, बत्ती। तो बत्ती में ध्यान से देखना कि वो बत्ती में क्या किरोसिन तेल नीचे से सनी के धीरे 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 ऊपर आ जाता है। जब लोग आग लगाते हैं लोग तो वो बत्ती में किरोसिन तेल भी रहता है। छूना, स्मेल करना, कितना तुम नया भी बत्ती डाल दो, अपने से तो किरोसिन तेल में नहीं डाले हैं, तो तुम नया बत्ती भी डाल के छोड़ दो तो 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद तुम ऊपर वाले पार्ट को छू के स्मेल करना, किरोसिन तेल महकेगा। तब नीचे से बत्ती क्या होता है कि ऑब्जर्व होके आ जाता है ऊपर। इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलरिटी। देखो एकदम वेरी थिन ट्यूब को, बड़का ट्यूब रहता तो ट्यूबे बोलेंगे, लेकिन वेरी थिन ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी।
और ये अब हम लोग क्लास 11th में डिस्कस करेंगे कैपिलरिटी एक्शन, जिसमें से लिक्विड को ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगता है। तो ग्रेविटी नीचे तो उस पर फोर्स लगेगा ऊपर, तो लिक्विड जाएगा ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा ना? इसलिए जब बत्ती डाल देने पे, बत्ती में तो बहुत सारा थिन थिन कैपिलरी है, अब वो कैपिलरी के चलते लिक्विड पे फोर्स लगेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ, तो लिक्विड जाएगा ऊपर की तरफ। तो बत्ती में लिक्विड हम लोग पानी डालते हैं तो ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन कैपिलरी में क्या होगा? उल्टा, लिक्विड कैपिलरी के थ्रू नीचे से आ जाएगा ऊपर। समझ में रखना रहा है? तो वो बत्ती में जो लालटेन में डलाता है उसमें कैपिलरिटी फोर्स के चलते, है ना, किरोसिन नीचे से आ जाता है ऊपर, और जब हम जलाते हैं लोग तो किरोसिन के प्रेजेंस में बत्ती भी क्या करता है कि जलता है। तो एक्चुअली बत्ती इसीलिए डाला जाता है ताकि तेल किरोसिन नीचे से ऊपर आए। तो हम लोग किरोसिन तेल में आग लगा देंगे तो 1 सेकंड में सारा किरोसिन तेल जल जाएगा, नहीं जलेगा क्या? ऐसे अगर तुम बहुत ज्यादा पेट्रोल के आग लगा दो, 1 सेकंड में सारा पेट्रोल क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन बत्ती से क्या फायदा है कि कैपिलरी से आ रहा है, एकदम थिन ट्यूब में आ रहा है, तो कम कम मात्रा में किरोसिन तेल आ रहा है, तो इस तरह से धीरे 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 क्या हुआ कि जलेगा, और उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसके फ्लेम को कंट्रोल कर सकें, कम या ज्यादा कर। अगर तुम नीचे करोगे तो हल्का सा बत्ती ऊपर रहेगा, तो कम किरोसिन तेल ऊपर आएगा, और जब ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा बत्ती ऊपर आएगा, तो नीचे से किरोसिन तेल भी ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कौन फोर्स के चलते किरोसिन तेल चाहे कोई भी लिक्विड नीचे से ऊपर आता है? कैपिलरिटी फोर्स। और इसी को कैपिलरी के थ्रू लिक्विड नीचे से आता है ऊपर। जरूरी नहीं कि किरोसिन तेल में ऐसा होगा, कोनो लिक्विड में ऐसा होगा। तुम अगर रुई के भी ऐसे करके, मतलब रुई का लंबा बना के और पानी में डाल दो, दिया में तो ठीक है, तुम पानी में भी डाल दो, तुम महसूस करोगे कि क्या होता है कि नीचे से आ जाएगा ऊपर। तो वैसे ही जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड तो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। अब यहाँ पे अपर सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा क्या? वैक्स लिक्विड। अब ये बत्ती इसीलिए ही डाला जाता है, क्यों? ताकि लिक्विड नीचे से आए ऊपर। तो अब ये लिक्विड बत्ती में स्मॉल स्मॉल कैपिलरी होगा, कपड़े का ना बना हुआ है, स्मॉल स्मॉल पोर्स को जोड़ के कैपिलरी बन जाएगा। तो अब ये बत्ती में जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी के थ्रू वैक्स लिक्विड नीचे से आएगा ऊपर। अब जब ऊपर आएगा तो हम तो माचिस से तीली से आग लगा रहे हैं, आग फर्दर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं क्या? तो जब हम यहाँ पे आग लगाएं तो फिर से क्या हुआ? वैक्स लिक्विड को हीट मिलेगा, और हीट से अब यहाँ पे यही जो वैक्स लिक्विड यहाँ तक आया है, ये वैक्स लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वेपर में। और जब फिर तुम आग लगा रहे हैं, फिर जब ये वैक्स वेपर कंबसन करेगा तब जाके क्या होगा कि फ्लेम का प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे जाके किसी भी कैंडल में फ्लेम का प्रोडक्शन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इस फिगर को बना लो, अभी हम लिख देते हैं। Why flame is produced? यही है ना? ध्यान से देखो, सब वही बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? When we provide heat to the candle, wax solid converts into wax liquid। जब हम हीट प्रोवाइड किए तो सॉलिड वैक्स कन्वर्ट हो गया लिक्विड वैक्स में, एंड इट इज अब्जॉर्ब्ड ऑक्साइड बाय विक थ्रू कैपिलरिटी। और वैक्स लिक्विड बत्ती के थ्रू कैपिलरिटी एक्शन से ऑब्जर्व होकर ऊपर आ गया। Now this wax liquid converts into wax vapor on further heating। मतलब और ज्यादा आगे हीट करेंगे तो अब ये वैक्स लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वैक्स वेपर में। और जब वैक्स वेपर का कंबसन होगा, तो वेपर है ना, गैस का कंबसन होगा, और हम सबको पता है कि जब गैस का कंबसन होता है तब फ्लेम प्रोड्यूस होता है। और इस तरीके से कैंडल में क्या होता है कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आप ध्यान समझिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसमें एगो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, और एगो ये वाला पोर्शन है, और फिर ये एगो अंदर वाला पोर्शन है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन। ये बीच वाला को बोलेंगे हम लोग मिडिल मोस्ट जोन। मिडिल मोस्ट जोन। और सबसे जो अंदर वाला है इनर मोस्ट जोन।
तो ये पूरा एक फ्लेम हो गया ना। तो इस तरह से फ्लेम के रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग 3 जोन में डिवाइड करते हैं। सबसे बाहर वाला हो गया आउटर मोस्ट जोन, बीच वाला हो गया मिडिल मोस्ट जोन, और सबसे अंदर वाला हो गया इनर मोस्ट जोन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तुम बताओ, सबसे ज्यादा एयर मैंने ऑक्सीजन कौन जोन को मिलेगा तीनों में? देखो एयर बाहर से मिल रहा है ना, ये हो गया फ्लेम, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको मिलेगा? बाहर वाला को। तो ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये इधर से ऑक्सीजन मिल रहा है, बोलो, तो इधर से जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ये बाहर वाला को मिलेगा। तो बाहर वाला जोन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, तो बाहर वाला जोन में कंप्लीट कंबशन होगा। अब ये वाला क्या किया कि जो बाहर से आ रहे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करके कंबशन होगा। अब जो ऑक्सीजन यहाँ पे बच गया, जिसको ये यूटिलाइज नहीं किया, अब वो चला जाएगा मिडिल मोस्ट जोन में। बोलो, तो मिडिल मोस्ट जोन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन कंबशन करने के लिए नहीं मिलेगा। दिखाई दे रहा है इधर वाला को? तो मिडिल मोस्ट जोन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मिडिल मोस्ट फ्लेम के मिडिल मोस्ट जोन में कंबशन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की स्कार्सिटी के चलते, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन न होने के चलते कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और चूंकि अपने थोड़ा बहुत ऑक्सीजन गया है मिडिल मोस्ट जोन में, अब उसमें क्या ही ऑक्सीजन बचेगा जो इनर मोस्ट जोन में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इनर मोस्ट जोन में कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इनर मोस्ट जोन में कंबशन नहीं होता है। ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। तो आउटर मोस्ट जोन में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। इसीलिए आउटर मोस्ट जोन को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ठीक है। मिडिल मोस्ट जोन में कम कंबशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कम बच के जा रहा है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। और इनर मोस्ट जोन में ऑक्सीजन जा नहीं रहा है क्योंकि सारा का सारा ऑक्सीजन तो आउटर मोस्ट में यूटिलाइज हो गया है, और जो थोड़ा बहुत बच गया वो यूटिलाइज हो गया मिडिल जोन में। तो इसीलिए इनर जोन में ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ इनर मोस्ट जोन को बोलते हैं जोन ऑफ नो कंबशन, मतलब इस जोन में कंबशन नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलो, अब आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो जाता है, पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ पे हीट एनर्जी उससे कम होगा, और सबसे कम हीट एनर्जी प्रेजेंट इनर मोस्ट जोन में होगा। समझ में रखना है? इसका अपना तो हीट एनर्जी होगा नहीं, अब जो इसका हीट एनर्जी इसमें चला जाएगा वही ना रहेगा। तो सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा है? लेस हॉटेस्ट, सबसे कम हॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो जब कंप्लीट कंबशन होता है तो फ्लेम, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एलपीजी में देखना, सब एलपीजी में जब हम लोग गैस, मम्मी लोग खाना बनाता है, जब गैस जलाता लो, लाइटर जलाता लो, जो फ्लेम कैसा कलर का निकलता है? ब्लू कलर का। तो जहां कहीं भी कंप्लीट कंबशन होगा वहां पे ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, और जहां कम कंप्लीट माने इनकम्प्लीट कंबशन होगा वहां पे रेडिश येलो टाइप का मतलब फ्लेम निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्चुअली में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे इसी क्लास में, या फिर डिस्पर्सन का वीडियो अवेलेबल है, देख लेना सब। क्योंकि हम लोग स्पेक्ट्रम में देखते हैं वो ब्लू कलर सबसे नीचे रहता है, ब्लू वायलेट कलर ये सब सबसे नीचे रहता है, ऊपर में रेड ये सब रहता है, ऑरेंज रेड येलो ऊपर रहता है। क्योंकि सबसे नीचे है तो इसलिए उसका वेवलेंथ कम है, और उसके चलते स्कैटर्ड बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ब्लू लाइट क्या होता है कि आसपास में स्कैटर्ड हो जाता है, तो लाइट बचता नहीं है। तो हीट एनर्जी तो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन लाइट क्या रहेगा कि कम रहेगा, क्योंकि ब्लू लाइट होने के चलते कंप्लीट कंबशन हुआ है ना, और कंप्लीट कंबशन में ब्लू लाइट निकलता है। अब ब्लू लाइट होने के चलते स्कैटरिंग ज्यादा होगा, कम लाइट बचेगा, जिसके चलते ये उतना चमकेगा नहीं, उतना ज्यादा ब्रिलियंस इसमें नहीं रहेगा। समझ में रखना रहा है? इसीलिए आउटर मोस्ट जोन में फ्लेम का कलर तो समझ में आ गया, कंप्लीट कंबशन होने के चलते फ्लेम का कलर क्या होगा? ब्लू।
और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है तो ज्यादा लाइट उसमें से निकलता नहीं, तो लाइट एनर्जी कम निकलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। इल्यूमिनेशन चमक कम रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, चलो यहाँ पे तो हुआ इनकम्प्लीट कंबशन, तो इतना तो पता है कि हीट एनर्जी कम निकलेगा, तो मिडिल जोन में आउटर जोन के रेस्पेक्ट में हीट एनर्जी कम निकलेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में गर्म तो कम रहेगा, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन होने के चलते फ्लेम का कलर होगा रेडिश येलो टाइप का, रेड येलो टाइप का कलर होगा, और रेड येलो का वेवलेंथ होता है ज्यादा, स्कैटरिंग इसके ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मिडिल जोन मतलब गर्म तो कम रहता है, लेकिन इसको बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। कौन सा जोन बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन, क्योंकि रेड येलो होने के चलते लाइट का इल्यूमिनेशन चमक ज्यादा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस जोन। याद रहेगा। और इनर मोस्ट में तो कंबशन होने नहीं किया है, कंबशन होता कंप्लीट होता तो ब्लू, इनकम्प्लीट होता तो रेड येलो, कंबशन हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे कोई कलर प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसलिए इनर मोस्ट जोन को बोलते हैं हम लोग डार्क जोन। क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क जोन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात को हम लोग क्या किया जाए कि लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जोन ऑफ फ्लेम, बात समझो, फ्लेम का कितना जोन है? 3 गो। सबसे ऊपर वाला आउटर मोस्ट जोन, बीच वाला मिडिल मोस्ट जोन, और सबसे जो अंदर में है उसको बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। तो आउटर मोस्ट जोन को हम लोग जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के एक्सपोजर में यही है, तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तो कंप्लीट कंबशन होगा। और जब कंप्लीट कंबशन होगा तो फ्लेम का कलर कैसा होगा? ब्लू। कंप्लीट कंबशन होगा तो ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगा, तो सबसे ज्यादा हॉट जोन है यही वाला जोन। और इट इज अ नॉन ल्यूमिनस जोन, क्योंकि ब्लू फ्लेम इल्यूमिनस कम रहता है, समझ में आ रहा है? इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन। मिडिल मोस्ट जोन को जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, और इनकम्प्लीट कंबशन होने के चलते हीट एनर्जी कम रिलीज होगा, और जब हीट एनर्जी कम रिलीज होगा तो इसको बोले ये जोन मॉडरेटली हॉट होता है, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं होगा, बहुत कम हॉट भी नहीं होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा लेकिन कम होगा, तो ये मॉडरेटली एवरेज। हाँ, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ना, तो फ्लेम का कलर कैसे रहेगा? रेडिश येलो, और रेडिश येलो वेवलेंथ ज्यादा है, स्कैटरिंग नहीं होता है, इल्यूमिनस ज्यादा होगा, इसीलिए मिडिल मोस्ट जोन को ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ठीक, इनर मोस्ट जोन जहां कंबशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडल की बात करें तो वैक्स वेपर का कंबशन करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जाए तब ना वैक्स वेपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करे, है ना, तो यहाँ पे कंबशन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ नो कंबशन। कंबशन नहीं होगा, सबसे कम गर्म होता है, और इसी को बोलते हैं डार्क जोन ऑफ फ्लेम। फ्लेम का कौन सा जोन? डार्क जोन। अब देखो एक लास्ट टॉपिक बच गया जिसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन।